प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर है प्रियदर्शी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कन्या मलोर। आज 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रीतिकाल की विशेषताएं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि रीतिकाल हिंदी साहित्य का तृतीय काल है, तो आओ हम क्रमवार रीतिकाल की विशेषताओं को समझते हैं। प्यारे बच्चों, आओ आगे हम रीतिकाल की विशेषताओं का क्रमवार अध्ययन करते हैं और विस्तार से रीतिकाल की विशेषताओं को समझते हैं। प्यारे बच्चों, संवत 1700 से 1900 तक के काल को रीतिकाल कहा जाता है। रीतिकाल में प्रमुख रूप से श्रृंगारमयी रचनाएं लिखी गईं, क्योंकि इस युग के अधिकतर राजा भोग विलास और श्रृंगार में आसक्त थे। इस युग की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं। श्रृंगार चित्रण। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता श्रृंगार वर्णन है। रीतिकालीन कवि सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारी कवि हैं। इस युग के कवियों ने श्रृंगार के संयोग मतलब मिलन और वियोग मतलब बिछोड़ना, अलग होना, दोनों पक्षों का सुंदर वर्णन किया है। श्रृंगार रस के आलंबन। नारी के रूप वर्णन में श्रृंगार रस के आलंबन, नारी के रूप वर्णन में बिहारी ने नायिकाओं के नख शिख का चित्रण किया है। उदाहरण देखते हैं बच्चों बिहारी की पंक्तियों का। बत्तरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौ करे भवन हंसे देन कहे नट जाय। इस दोहे में कवि ने गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन किया है। गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली इसलिए छुपा दी है ताकि इसी बहाने उन्हें कृष्ण से बातें करने का मौका मिल जाएगा। साथ में गोपियाँ श्री कृष्ण के सामने कसम भी खा रही हैं कि हंस कहे, मतलब श्री कृष्ण की गोपियाँ क्या कह रही हैं? गोपियाँ कृष्ण के सामने नखरे भी दिखा रही हैं, कसम भी खा रही हैं। वह अपनी भौहों से तो कसम खा रही हैं, लेकिन मुंह से ना ही निकलता है, मतलब कसम नहीं खाती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से श्रृंगार वर्णन किया है बिहारी जी ने। प्राकृति चित्रण। रीतिकाल के कवियों ने प्राकृति चित्रण के उद्दीपन रूप का अधिक चित्रण किया है। आलंबन रूप का चित्रण नाम मात्र है। दरबारी कवि का आकर्षण केंद्र नारी दरबारी कवि का आकर्षण केंद्र नारी ही था, अतः उनका ध्यान प्रकृति के स्वतंत्रता की ओर कैसे जा सकता था। मतलब प्यारे बच्चों, जो दरबारी कवि थे और राजा जो थे वो सुराही और सुंदरी में डूबे रहते थे, तो इसलिए कवियों का ध्यान भला कैसे प्राकृतिक की ओर
जा सकता था। दूसरी अन्य विशेषता बच्चों, वीर काव्य। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि इस युग के कवि जो है उनका आकर्षण केंद्र नारी था, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कवि ऐसे भी थे जिन्होंने वीर काव्य लिखा है। तो नेक्स्ट अन्य विशेषता जो हुई वीर काव्य। रीति काव्य में एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य धारा के दर्शन होते हैं जिसका नाम है वीर काव्य। इस युग में वीर काव्य लिखने वाले कवियों में भूषण, सूदन तथा गुरु गोविंद सिंह जी प्रमुख हैं। भूषण ने शिवाजी और छत्रसाल को काव्य नायक बनाकर उनकी वीरता का ओजस्वी भाषा में चित्रण किया है। गुरु गोविंद सिंह, वीर शिवाजी, छत्रसाल, बंदा बैरागी आदि ने तलवार उठाई थी। कवियों ने इनको नायक बनाकर अपनी राष्ट्रीय भावना का परिचय दिया। गुरु गोविंद सिंह की निम्नलिखित पंक्तियां देखते ही बनती हैं। देह शिवा वर मोह यह शुभ कर्मन ते कबहू न टरों, न डरों अरिसो जाय जब लरों, निश्चय कर अपनी जीत करो। गुरु गोविंद सिंह जी आदि शक्ति से प्रार्थना और करते हैं और वर मांगते हैं कि हे शिवा, मैं कभी भी शुभ कर्मन से, अच्छे कामों से ना डरूं और कभी भी पीछे ना हटूं, ना डरूं और इसो जब जाए लड़ूं। कहते हैं युद्ध भूमि में जब भी मैं लड़ने के लिए अपने मतलब शत्रु से लड़ने के लिए जाऊं युद्ध भूमि में, तो निश्चय ही अपनी जीत प्राप्त करूं। तो प्यारे बच्चों, कितनी वीरता भरी पंक्तियां गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखी है। बेटा अगली विशेषता है नीति काव्य। रीति काल की प्रमुख विशेषता श्रृंगार व वीर भावना के साथ साथ नीति परक रचनाएं भी मिलती हैं। जीवन के अनुभवों पर आधारित इन सूक्तियों में विषय की विविधता है। बृंद, गिरधर, मतीराम, रहीम तथा बिहारी की रचनाओं में अनुभवों से जुड़ी हुई नीति संबंधी सूक्तियाँ दृष्टाव्य हैं। बिहारी लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों? बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत दतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। बिहारी दास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बड़ा होता है तो अपने गुणों के कारण होता है। किस प्रकार? अगर किसी का नाम बड़ा है तो जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति बड़ा होगा। ठीक उसी प्रकार उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। कहत धतूरे सो कनक, क्या कहते हैं बिहारी जी? कहत धतूरे सो कनक। ये रहा धतूरा का पेड़ बच्चों, ये धतूरा लगा हुआ है फल, इसको भी क्या कहा जाता है? कनक। क्या कहा जाता है? कनक। लेकिन क्या इस धतूरे को कनक कहने से, कनक अर्थ क्या होता है? सोना, इस प्रकार गहने बनाए जा सकते हैं इससे? नहीं। तो समझाया गया है कि बेशक धतूरे को कनक कहा जाता है, लेकिन उससे गहना नहीं बनाया जा सकता, आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। अगली विशेषता बच्चों भक्ति काव्य। रीति काल के कुछ एक कवियों ने भक्ति संबंधी पंक्तियां भी लिखी हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना था। इसमें कवि बिहारी का नाम सबसे आगे है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई,
जा तन की झाई परे श्याम हरति दुति होय। इसमें बिहारी जी कहते हैं भव मतलब होता है बेटा संसार, बाधा मतलब होता है कष्ट, बाधाएं, मुसीबत। मेरी सांसारिक कष्ट और बाधाओं को हरण करो मतलब दूर करो। कौन? हे चतुर राधा। नागर का मतलब होता है चतुर। हे चतुर राधा, आप मेरी इस सांसारिक बाधाओं, कष्टों, मुसीबतों को दूर करो। आगे वे लिखते हैं जा तन की झाई परे, किसकी? इस राधा की परछाई, छाया अगर श्याम श्री कृष्ण पर पड़ती है तो वो हरे या सांवले रंग के हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार यहाँ पर जो है राधा की वंदना करते हैं बिहारी दास जी। बिहारी जी किसकी? कब बिहारी यहाँ राधा की उपासना करते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। तो भक्ति भावना यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अगली विशेषता हम देखते हैं, ब्रज भाषा का प्रयोग। ब्रज भाषा इस युग के कवियों की प्रमुख भाषा थी। अलंकार के प्रिय होने के कारण इस काल का कवि ब्रज भाषा का सजीव रूप का प्रयोग करने में निपुण था। इसलिए इस युग को ब्रज भाषा का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? देखो, इस काल के जो कवि थे वो ब्रज भाषा का प्रयोग करने में निपुण था। तो इसलिए इस युग को ब्रज भाषा का स्वर्ग कहा जाता है। अलंकारिकता, रीति काल के कवियों ने अलंकारों का इतना अधिक प्रयोग किया है कि वह साधन न रहकर साध्य बन गए। केवल रीति मुक्त काव्य में हृदय की स्वच्छंद भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ही अलंकार का प्रयोग हुआ है, जिससे प्रमुख रूप से अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी विशेषताएं। अब हम अंत में लिखते हैं निष्कर्ष। रीति काल साहित्य में प्रमुख रूप से श्रृंगार चित्रण, प्राकृति चित्रण, वीर काव्य, भक्ति भावना, नीति परक रचनाएं आदि विशेषताएं पाई जाती है। मैं उम्मीद करता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को रीति काल की विशेषताएं बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप सभी इसको बार बार वीडियो को देखकर याद कर सकते हैं। आप सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अगली बार हम नए अध्याय के साथ आपसे मुलाकात होगी। विदा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।